नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। उत्तराखंड में विवादित संवैधानिक प्रक्रिया और कानून की अलग अलग व्याख्याओं के बीच राज्य में पिछले 2 हफ्ते से जारी राजनीतिक संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नैनीताल हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने गुरुवार को उत्तराखंड में होने वाले शक्ति परीक्षण पर रोक लगा दी। मंगलवार को नैनीताल हाईकोर्ट की एकल बेंच ने आदेश दिया था कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को विधानसभा में 31 मार्च को बहुमत साबित करने का मौका दिया जाए। इस फैसले को केंद्र सरकार ने बड़ी बेंच के सामने चुनौती दी। बुधवार को नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ के सामने केंद्र सरकार के वकील और अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सवाल उठाया कि जब प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू है, विधानसभा निलंबित है, सरकार है ही नहीं, तो फिर वहाँ शक्ति परीक्षण कैसे हो सकता है। लिहाजा किसी भी अन्य सवाल को तय करने से पहले अदालत को इसी सवाल पर अपना फैसला देना चाहिए। इसके अलावा हाईकोर्ट को ये भी तय करना होगा कि क्या उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सही वजह, वक्त और प्रक्रिया को अपनाया गया था। देश देशांतर में यही विषय है आज हमारी चर्चा का, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में चल रही इस राजनीतिक रस्साकशी के क्या मायने हैं और नैनीताल हाईकोर्ट के जो 2 अलग अलग फैसले आए हैं उससे उत्तराखंड की राजनीति और देश की राजनीति पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है और क्या इन हालात को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सुखद स्थिति माना जा सकता है। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने संवैधानिक मामलों के जानकार सुभाष कश्यप, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्याम जाजू, कांग्रेस पार्टी के नेता धीरेन्द्र प्रताप और कानूनी मामलों के जानकार पत्रकार मनीष छिब्बर। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सुभाष कश्यप जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि जिस तरह से एक सप्ताह के अंदर नैनीताल हाईकोर्ट के 2 फैसले आए हैं, अलग अलग फैसले आए हैं। एक फैसले के तहत आज वहाँ शक्ति परीक्षण होना था विधानसभा में, उसको बड़ी बेंच ने रोक दिया है। तो क्या ये संभव है कि जब राष्ट्रपति शासन लागू हो, राज्य में कोई सरकार न हो, विधानसभा में शक्ति परीक्षण या बहुमत का परीक्षण किया जा सकता है? देखिए, जो पहला निर्णय आया सिंगल जज बेंच का, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। और मैं समझता हूँ बिल्कुल समझ से बाहर था, 2 कारणों से। पहली बात तो ये कि जब वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो वहाँ राष्ट्रपति का शासन है, कोई सरकार और नहीं है। रावत जी जो चीफ मिनिस्टर थे वो चीफ मिनिस्टर नहीं हैं, मिनिस्टर्स कोई मिनिस्टर नहीं है, और असेंबली भी सस्पेंडेड एनिमेशन में है। तो ऐसी स्थिति में कैसे तो असेंबली मिल सकती है, और कैसे असेंबली में जो मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर नहीं है वो उस पोजीशन में आकर और वहाँ पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सीख कर सकते हैं। ये कानूनी तौर पर संविधान के अनुसार संभव ही नहीं है। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा जो 9 डिस्क्वालिफाइड लेजिस्लेटर्स हैं उनका भी वोट लिया जाएगा, चाहे अलग रखा जाएगा। जो मेंबर हैं ही नहीं, डिस्क्वालीफाई हो गए तो इसके मायने वो मेंबर नहीं रहे। स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। जब तक स्पीकर के निर्णय को आप निरस्त नहीं करते तब तक वो मेंबर तो हैं नहीं। तो जो मेंबर नहीं हैं उनको कैसे असेंबली के अंदर आने दिया जा सकता है और कैसे वो वोट कर सकते हैं, वो दूसरी बात थी, जिसकी वजह से जो एकल बेंच का निर्णय था वो बहुत ही दोषपूर्ण था। तो जो दूसरा डिवीजन बेंच का जजमेंट आया उसने स्थिति को संभालने का प्रयास किया है और उसका स्वागत किया जाना चाहिए इन दोनों मुद्दों पर। जी, मैं आता हूँ आपके पास। सुभाष जी रहें आप। धीरेन्द्र प्रताप जी, आपकी पार्टी बहुत खुश थी जब एकल बेंच का फैसला आया, सिंगल बेंच का, और उसके बाद अब जब ये दूसरा फैसला आया डबल बेंच का, तो आपकी पार्टी अब खुश नहीं है, नाराज़ है, और आपकी पार्टी से भी कहा गया है कि 6 अप्रैल को वो अपना पक्ष रखने, अपनी स्थिति स्पष्ट करें। तो अब कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले में? देखिए, कांग्रेस पार्टी सदैव संविधान में विश्वास रखती है और संवैधानिक प्रक्रिया का पालन हाईकोर्ट में किया जा रहा है। हमारे एक सम्मानित हाईकोर्ट के जज ने एक निर्णय दिया, हमने उसका भी स्वागत किया। अब हमारी डबल बेंच ने एक निर्णय दिया है, हमारे यहाँ से किसी ने इसका विरोध नहीं किया है। स्वयं मुख्यमंत्री जी हमारे हरीश रावत जी समेत कांग्रेस अध्यक्ष सभी ने इसका स्वागत किया है। तो ये बात कहना वाजिब नहीं होगा कि कांग्रेस ने इसका स्वागत नहीं किया है। हम न्याय प्रक्रिया का स्वागत करते हैं उसके समर्थन में, और 6 तारीख
को जो मौका हमें मिला है हम भी अपना पक्ष रखेंगे और इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि लोकतंत्र की वहाँ पर हत्या हुई है और एक निर्वाचित सरकार को षड्यंत्र पूर्वक गिराने की साजिश हुई है। ठीक है। श्याम जाजू जी, आपकी पार्टी का अब क्या स्टैंड है उत्तराखंड की सूरत हाल के बारे में, और क्या ये जो सूरत हाल पैदा हुई है इसमें आप की केंद्र सरकार कहीं जिम्मेदार है? मंगलवार को हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया था उसमें कुछ संदिग्धता थी, कुछ क्वेरीज थी। बाद में डबल बेंच के कारण कुछ बातें उसमें स्पष्ट हुई है। बेसिक मूलभूत बात यह है कि जो सरकार अपनी बजट पारित नहीं कर सकता उस सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार है क्या? उनके लिए कोई अलग अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत है? अगर वो उस दिन बहुमत में थे तो फिर उन्होंने वोटिंग डिवीजन जब मांगा तो क्यों नहीं कराया? हाउस वाइंड अप कर दिया। उसके बाद हमारी मांग नहीं सुनी गई वोटिंग डिवीजन की, तो हम सब लोगों को लेकर, सब लोक प्रतिनिधियों को लेकर हम महामहिम राज्यपाल जी के यहाँ गए, वहां परेड करवाई, वेरिफिकेशन हुआ, सबूतों को दिया गया और पहले ही उस दिन सुबह हमने ध्यान में लाया था कि यह सरकार अल्पमत में आ चुकी है, हम वोटिंग डिवीजन मांग रहे, आप स्पीकर को उस प्रकार के संकेत दे दे। पर दुर्दैव से वो हुआ नहीं और उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति जी को हमने लाया। तो ये सब बातों में अगर वो अल्पमत वाली सरकार के सभापति किसको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, किसको क्या कह रहे हैं और मेजोरिटी में हमारा साबित हो गया, हमने बजट विधेयक पारित हो गया ये कह रहे हैं, तो इसमें क्या मतलब है? अगर बजट विधेयक पारित हुआ होता तो फिर वो कार्रवाई किस बात की कर रहे हैं? अगर इन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया ही नहीं तो आपका बजट विधेयक पारित हो गया, फिर आप कार्रवाई कौन सी कर रहे हैं? यानी एक तरफ कार्रवाई भी करोगे, एक तरफ बजट विधेयक पारित हुआ ये भी कहोगे, तो ये सब अंतर्द्वंद्व में फंसी हुई सरकार, अल्पमत की सरकार खुद को बहुमत में कैसे कन्वर्ट कर सकती है? आप एक सवाल का जवाब ये दे दीजिए कि क्या आपकी पार्टी उत्तराखंड में कांग्रेस के बागी विधायकों के साथ सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रही है या नहीं? आज एक बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस के बागी विधायक बाहर आए हैं, वो सरकार के साथ नहीं है, कांग्रेस के नीतियों के साथ वो रहना नहीं चाहते और उन्होंने बजट के खिलाफ वोट दिया है। वो हमारे साथ इस सब परेड में उपस्थित थे। अब सवाल यह है कि उनके साथ हम सरकार करेंगे, ये हमारा सबसे पहला मकसद कुछ है तो उत्तराखंड का विकास, उत्तराखंड का हित, वहां लोकतंत्र की हत्या हम होने नहीं देंगे, यह हमारा पहला है। एक वहां समर्थ और सशक्त विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कोई नहीं है। आज तक हमने अपने विपक्ष की भूमिका वहां पर की है। सरकार बनाएंगे कि नहीं? इस प्रकार की भूमिका में हम आते समय सरकार बनाएंगे कि नहीं? जब बहुमत का विषय जब न्याय प्रक्रिया से खत्म हो जाएगा तो अगली स्ट्रेटेजी हम अपनी स्पष्ट करेंगे। ठीक है। मनीष छबर, आप कैसे देखते हैं नैनीताल हाई कोर्ट के इन दोनों फैसलों को, और क्या इससे कहीं ना कहीं न्यायपालिका और विधायिका के बीच टकराव की स्थिति नहीं बन रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो सारा मामला है, जब से बजट वाले दिन से आप शुरू करें तो एक के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल इरेगुलरिटीज़ हो रही है। बजट वॉइस वोट से पास हुआ है, जबकि डिवीज़न की मांग हुई, स्पीकर को अधिकार था उसी दिन इंटरवीन करते। विप अगर आपकी पार्टी के लोग नहीं मान रहे हैं तो आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, आपने ऐसा नहीं किया, आप असेंबली छोड़ के निकल गए। राष्ट्रपति गवर्नर ने आप इन लोगों को टाइम दिया 28 तारीख का, फिर वही गवर्नर, अब क्योंकि अब रिपोर्ट तो किसी ने देखी नहीं है जो गवर्नर ने भेजी, और हमारा मानना है कई रिपोर्ट्स भेजी है। उन रिपोर्ट्स में एक रिपोर्ट में तो आप कह रहे हैं कि वहाँ 356 लागू होना चाहिए, क्योंकि गवर्नर की रिपोर्ट के बाद ही लगा है, मेरा ये मानना है। लेकिन वही सेम गवर्नर टाइम दे रहे हैं हरीश रावत को कि तो अगर आपने पहले फैसले को निरस्त नहीं किया है तो आप दूसरा फैसला कैसे ले सकते हैं? ये एक अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल इरेगुलरिटी। हाई कोर्ट की एक बेंच जो अभी तक का सेटल्ड लॉ है, वो मई केस बड़ा साफ कहता है कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए वो, और दूसरा उसके बाद रमेश्वर प्रसाद आया, उसमें हाई कोर्ट ने कहा कि आप प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, वैलिडिटी, लीगैलिटी के इशू में जा सकते हैं, वो डिसाइड कर सकते हैं, स्टे नहीं कर सकते। जो सिंगल जज का ऑर्डर था वो इफ़ेक्टिवली जो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन है उसको स्टे कर रहा है। तो ये सब अब जो डिवीज़न बेंच का ऑर्डर आया है कल का, उसमें ये बड़ा क्लियर हो गया कि डिवीज़न बेंच ने एक रास्ता दिया है। लेकिन अभी भी एक सबसे बड़ा संवैधानिक सवाल जो है जिसका उत्तर अभी देखना पड़ेगा कि क्या आता है, वो ये है कि
स्पीकर की अभी भी पावर है, बिकॉज स्पीकर इज द मास्टर ऑफ द हाउस। जी। तो स्पीकर को अभी भी पावर है वो उन 9 लोगों को निकाल दे। और स्पीकर के डिसीजन में जनरली कोर्ट से इंटरवीन नहीं करते हैं। ये हम लोगों का एक टाइम टेस्टेड आप धीरे धीरे कर रहे हैं, न्यायपालिका घुस रही है हर क्षेत्र में। तो ये भी देखना है क्या स्पीकर अपनी पावर इस्तेमाल करके उन लोगों को निकालता है, जी। क्योंकि सिंगल जज ने कहा था वो लोग प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। तो ये मुझे लगता है अभी इसमें वो कहानी काफ़ी बाकी है। ठीक है, कहानी काफ़ी बाकी है। सुभाष कश्यप साहब, आपको क्या लगता है कि न्यायपालिका और विधायिका के बीच में ये जो एक बहस चल रही है, ये कोई एक स्वस्थ परंपरा शायद नहीं है और इससे टकराव भी बन रहा है, और स्पीकर का अधिकार क्षेत्र और न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र में भी टकराव पैदा हो रहा है कहीं ना कहीं? देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई टकराव की स्थिति है, लेकिन एक बात का स्पीकर के बारे में मैं जवाब देना चाहूँगा। जी। स्पीकर ऐसा नहीं है जो अभी मित्र ने कहा। स्पीकर तो डिस्क्वालीफाई कर चुके हैं। स्पीकर ने निर्णय ले लिया, 9 सदस्यों को डिस्क्वालीफाई कर दिया, एक बात। दूसरी बात, जब ये स्पीकर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत किसी को डिस्क्वालीफाई करते हैं तो वो एज ए ट्रिब्यूनल काम करते हैं, जुडिशियल ट्रिब्यूनल की तरह काम करते हैं, और जो जुडिशियल प्रोसीजर है वो उनको फॉलो करना होता है, और उनका निर्णय सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू होता है। तो स्पीकर के निर्णय में ऐसा नहीं है कि आमतौर से दखल नहीं देती कोर्ट, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत जो भी स्पीकर करते हैं वो उसकी हमेशा अपील हाई कोर्ट में हो सकती है और प्राय होती है, और हाई कोर्ट स्पीकर के डिसीजन को सेट असाइड कर सकती है, उसको स्टे कर सकती है वगैरह। इस केस में भी जो स्पीकर ने निर्णय लिया, और ये सवाल अक्सर मीडिया में भी नहीं आता है कि स्पीकर ने भी एक दिन पहले निर्णय लिया। ये तो सवाल बार बार आता है कि ऐसी क्या जल्दी थी राष्ट्रपति शासन लगाने की, एक दिन पहले जब मतदान होना था उससे एक दिन पहले। लेकिन स्पीकर ने भी एक दिन पहले डिस्क्वालीफाई किया 9 लोगों को। जल्दबाजी में, इन हॉट हेस्ट, ये निर्णय नहीं लिए जा सकते किसी की मेंबरशिप समाप्त करने के। यहाँ मुझे याद है लोकसभा में एक बार ये डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग्स में 2.5 साल लगे थे, 2.5 साल। और यूपी असेंबली में त्रिपाठी जी स्पीकर थे, 3 साल लगे थे ये तय करने में। यहाँ पर आप 2 दिन के अंदर और 1 दिन के अंदर 9 मेंबरों को सदस्यता से वंचित कर दें, मैं समझता हूँ ये गलत था। उन्हें पूरा समय दिया जाना चाहिए था, उनके वकीलों को अपियर होने देना चाहिए था, आर्गुमेंट्स करने देना चाहिए था, जी। तो उसके बाद निर्णय होता। लेकिन और जो डिफेक्शन जो करता है, डिफेक्ट करना और उसका, एक सेकंड, उसका पनिशमेंट और वोट देने का अधिकार, दोनों चीज अलग हैं। आप वोट देने का अधिकार समाप्त नहीं कर सकते, वोट देने के लिए सजा दे सकते हैं, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं ले सकते। सुभाष जी, मैं आपसे ये सब समझना चाहता हूँ कि अभी तक जो ये डिवीज़न बेंच का जजमेंट आया है या निर्देश है, वो एक तरह से स्टे है विधानसभा में विश्वास मत जो आज होना था, लेकिन 6 तारीख तक का समय दिया गया है। तो 6 तारीख तक के बाद क्या हम इस गतिरोध का कोई अंत देख सकते हैं? कोई सॉल्यूशन नज़र आ रहा है आपको? देखिए, उम्मीद करनी चाहिए कि इसका अंत हो जाएगा। 2 बातें हैं, 6 तारीख को प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी कोर्ट में। ऐसा नहीं है कि, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 6 तारीख को ही कोई निर्णय हो जाएगा। 6 तारीख को हियरिंग शुरू होगी, फिर कै दिन लगेंगे, कितना समय लगेगा, ये अभी नहीं कहा जा सकता। दूसरी जो स्पीकर का डिसीजन है उसके खिलाफ भी मैं समझता हूँ पिटीशन पेंडिंग है हाई कोर्ट में कि स्पीकर का डिसीजन सही है या नहीं सही है, या उसमें क्या उसको स्टे किया जाना चाहिए ठीक। या उसको रद्द किया जाना जी। चाहिए। तो ये 2 चीज़ें हो जाएंगी तो मैं समझता हूँ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। धीरेन्द्र प्रताप जी, क्या आप लोगों की योजना जो नैनीताल हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाने की है या कोई और कानूनी कदम उठाने की है? देखिए, मैं तो सबसे पहले श्याम जाजू जी के बयान से हैरान हूँ। जी। वो कहते हैं कि वहाँ पर सरकार गिरी और उनका इस पर कोई श्रेय नहीं है, भाजपा को या केंद्र सरकार को। इस पर मैं एक ही टिप्पणी करना चाहता हूँ कि मेरे कातिल का ढंग दुनिया से निराला है, और खुद ही कत्ल कर कहते किसने मार डाला है। तो ये हालत उन्होंने वहाँ पर पैदा की है। और जहाँ तक कोर्ट का सवाल है, निश्चित तौर पर
जो भी कोर्ट सवाल करेगा हम उसका जवाब देंगे। हम ये जानते हैं कि हम एक निर्वाचित सरकार थे, हम ये जानते हैं कि हमें बहुमत हासिल था, हम ये जानते हैं कि हमारे घर में डाका डाला गया और एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को बेदखल करने की साजिश रची गई। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, कोर्ट में भी लड़ेंगे, वोट में भी लड़ेंगे और हम चुनाव के लिए भी तैयार हैं। जी, श्याम जाजू जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मुझे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का बयान सुनकर हास्यास्पद लग रहा है। अपना घर आप ठीक नहीं रख पा रहे, आपके मंत्री आपके साथ नहीं, आपके विधायक आपके साथ नहीं, वो खुद होकर बागी हो रहे हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री है, वो हेमावती नंदन बहुगुणा जैसे कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता के सुपुत्र है। तो ये सब बातें, एक हरत सिंह रावत जैसे एक आपके बड़े मंत्री है, तो आपका घर आप ठीक नहीं रख रहे और आप भारतीय जनता पार्टी को दोष दे रहे। मतलब इसका मतलब आप जो जाजू जी स्टिंग ये है कि ऑपरेशन मेरी करके आप लोकशाही मेरी पर पत्नी अगर डाका मुझसे डाल रहे नाराज हो हैं, जाए इसके तो आप बारे उसे में अपने कुछ नहीं घर में बोल ले रहे। जाएंगे। स्टिंग ऑपरेशन पूरे देश ने देखा है, उनका स्टिंग ऑपरेशन पूरे देश ने देखा है। उसके विषय में कांग्रेस वाले कुछ नहीं बोल रहे। कांग्रेस पार्टी का एक भी केंद्रीय नेता समर्थन में साथ नहीं आया, डिफेंस के लिए आगे नहीं आया। इसका कारण यह है, सिंगल मैन आर्मी की सरकार जब चल रही है, उसके साथ केडर नहीं है, लोग डिसएसोसिएट होके, उससे डिसएग्री होके बाहर आ रहे हैं, उनको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे और भारतीय जनता पार्टी को दोष दे रहे। ये तो कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देता। स्टिंग ऑपरेशन के बारे में क्या कह रहे हैं नहीं, लेकिन श्याम जाजू साहब, सवाल ये उठता है, उनको सही ठहराया है, श्याम जाजू जी, व्यवहार हो रहा है, खरीदी फरोख्त हो रही है। जी श्याम जाजू साहब, आपकी पार्टी ये दावा करती है कि आप पार्टी विद ए डिफरेंस हैं, आप नैतिक मूल्यों में यकीन करते हैं, तोड़ फोड़ करके आप सरकार बनाने में यकीन नहीं रखते, या कांग्रेस पार्टी जिस तरह सरकारें गिराती थी विपक्षी दलों की उसमें यकीन नहीं रखते। लेकिन अरुणाचल प्रदेश और अब उत्तराखंड के बाद तो ये साबित हो रहा है कि आप भी वही कर रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी किया करती थी कभी। हम पार्टी विद द डिफरेंस है, इसीलिए अटल जी एक वोट से सरकार गई तो तुरंत इस्तीफा दिया, 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगाया। मनोहर पर्रिकर जी की सरकार 1 वोट से गई, हमने इस्तीफा दिया, तो उस टाइम कांग्रेस वाले हमारा मंत्री को लेके गए थे, पर हमने उस पर हिचकिचाहट नहीं की। मूल्यों के लिए, सिद्धांतों के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए जो भी कीमत देनी पड़ेगी हम देंगे, पर इस प्रकार की गुंडागर्दी, इस प्रकार की दहशतगर्दी और इस प्रकार के कानून, लोकतंत्र से खेल, हम खिलवाड़ उत्तराखंड में नहीं होने देंगे। ठीक है, मनीष शिवल साहब, ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी है, एक PIL वहाँ आ चुकी है और वहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है, तो आखिर किसका फैसला बाइंडिंग होगा उत्तराखंड विधानसभा के लिए? और ऐसी हालत में कि जब राष्ट्रपति शासन वहाँ लागू हुआ है, क्या विश्वास मत हासिल किया जा सकेगा? देखिए, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी असेंबली सस्पेंडेड एनिमेशन में है और राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो जारी है। तो ये कई चीज़ें हैं जो मुझे लगता है अब क्योंकि देखिए, पॉलिटिशियंस दोष देते हैं कोर्ट्स को कि आप हमारे फ्रीडम में इंटरफेयर कर रहे हैं, लेकिन आप खुद ही दरवाज़ा खोल के उनको आमंत्रण देते हैं। क्योंकि अब जैसे ये इशू है, मुझे लगता है अब समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट दोबारा से इस सारे एंटी डिफेक्शन लॉ को स्टडी करे और उस पर कुछ प्रॉपर जो अभी तक का सेटल्ड लॉ है उसको बदले या उसमें कुछ नए दिशा निर्देश जारी करे, ताकि एक क्योंकि समय बदल रहा है। अब जैसे एक सवाल है कि जो कश्यप साहब ने भी कहा कि वो जो 9 MLA है वो तो डिस्क्वालीफाई हो गए, क्या वो वोट करेंगे या नहीं करेंगे? अब वो 9 MLAs कह रहे हैं कि हमने वोट तो पहले ही कर दिया, क्योंकि आपका फाइनेंस बिल हमने गिरा दिया, हम तो कर रहे थे, तो फाइनेंस बिल गिरना इसका मतलब आपकी सरकार अल्पमत में है। तो ये कई सवाल है कि आप कब पार्टी छोड़ सकते हैं, क्या स्पीकर उसमें इंटरफेयर उस समय जब आपका फाइनेंस बिल हो रहा था उस समय इंटरफेयर कर सकते थे? तो मुझे लगता है ये सारे पे अभी ये एक लंबी चर्चा होगी, कोर्ट्स के अंदर होगी और फाइनली सुप्रीम कोर्ट इस इशू को अच्छी तरह देखेगा। जी, सुभाष कश्यप साहब, मैं आपसे एक जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप संवैधानिक मामलों के जानकार हैं, लंबे समय तक आप लोकसभा के महासचिव रहे हैं। ये जो घटनाएं हो रही हैं अभी हाल के दिनों में, अरुणाचल प्रदेश में हमें देखने को मिला, वहाँ भी मामला पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गया, अब उत्तराखंड का भी मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है। क्या लोकतंत्र के लिए इसे सुखद स्थिति माना जा सकता है? नहीं, तो इसमें कोई दुखद नहीं है। मामला जुडिशरी के पास जाए, हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, वो तो संविधान के अंदर प्रावधान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई पाबंदी इस बात पर नहीं है, कोई भी हाई कोर्ट जा सकता है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और जो सुप्रीम कोर्ट
कहे वो देश का कानून है संविधान के अनुसार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल जहाँ तक राजनीतिक सवाल है, मुद्दा ये है कि क्या 18 तारीख को, उससे पहले या उसके बाद ऐसी स्थिति आई जब उत्तराखंड की सरकार माइनॉरिटी में आ गई। अगर बहुमत का समर्थन उन्होंने खो दिया किसी स्टेज पर, तो उसके बाद उन्हें सत्ता में रहने का अधिकार नहीं था, चले जाना चाहिए। और अगर बहुमत का समर्थन नहीं खोया तो उन्हें पूरा अधिकार है कि वो सत्ता में बने रहते। अब इस बात का निर्णय चाहिए कि क्या बहुमत का समर्थन उन्होंने खोया या नहीं खोया। हो ये सकता था कि जैसे ही ये संदेह हुआ था, डिवीजन नॉर्मली होता ये है कि एक मेंबर भी खड़ा होकर अगर डिवीजन की मांग करे तो डिवीजन कराना होता है। अब अगर डिवीजन मांगा गया और डिवीजन नहीं दिया गया तो राज्यपाल बजाय 28 तारीख के कहने के अगले ही दिन असेंबली की मीटिंग करने के लिए कहते, और वहां पर या तो बजट पर डिवीजन हो जाता या विश्वास मत पर डिवीजन हो जाता। तो ये सारी स्थिति जो बाद में हुई ये नहीं होती, ऊहापोह की स्थिति नहीं हुई होती। लेकिन सुभाष जी, जो सूरत हाल हुई है वहाँ आप एक तरह से कह रहे हैं कि स्पीकर का जो फैसला है वो शायद सही नहीं है आपकी राय में, तो क्या उसे चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में? नहीं, कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं चैलेंज किया जा सकता, लेकिन असेंबली के अंदर तो किया जा सकता है। राज्यपाल असेंबली को तो मैसेज भेज सकते हैं अनुच्छेद 175 के अंतर्गत, और उन्होंने सही किया कि उन्होंने 175 के अंतर्गत मैसेज भेजा। लेकिन मेरा थोड़ा सा मतभेद यही है कि बजाय 28 तारीख तक वेट करने के, जिसमें खरीद फरोख्त और स्पीकर को डिस्क्वालीफाई करने का मौका मिला, उसे अगले ही दिन मीटिंग बुलानी चाहिए थी। और असेंबली की मीटिंग कुछ घंटों के नोटिस पर भी बुलाई जा सकती थी, क्योंकि असेंबली केवल एडजॉर्न थी, प्रोरोग नहीं हुई थी। जी। अगर वो ऐसी मैसेज भेजते कि तुरंत आज ही मिलिए आप या कल को मिलिए, और या तो बजट के ऊपर विभाजन करके निर्णय लीजिए या तो विश्वास मत पर निर्णय लीजिए। जी, मनीष, आप कितना सहमत हैं जो सुभाष जी कह रहे हैं, और क्या वाकई ये जो कुछ प्रोसीडिंग्स हो रही हैं ये एक रास्ता तो ज़रूर है, लेकिन क्या डेमोक्रेसी के लिए ये एक अच्छी चीज़ है, सुखद चीज़? देखिए, डेमोक्रेसी के लिए तो मुझे नहीं लगता है। मैंने इसीलिए कहा कि पॉलिटिशियंस अपना दरवाज़ा खुला छोड़ते हैं और आमंत्रण देते हैं कि आप कोर्ट्स को कि आप आइए, और इसलिए सुखद नहीं है कि भाजपा का कंटिन्यूअस ये एक स्टैंड था कि 356 लागू नहीं होगा। इस पे इनके आप जब से आप देखिए इनकी हिस्ट्री है इसको अपोज करने की, इनकी एक बड़ी अलाई है शिवसेना, उसने तो आज कह दिया है कि ये गलत हुआ है जी। उसके बाद आप अब देखिए, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि भाजपा का एक, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोमिनेंट रोल था जो उत्तराखंड में हुआ, या ये इससे पहले दूसरी स्टेट में हुआ। अब कांग्रेस की अब ये भी दोषमुक्त नहीं है, इसलिए दोषमुक्त नहीं है कि आपने देखिए, जब विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाया गया, पूरी पार्टी स्टेट में उनके खिलाफ थी। दिल्ली से उठा के आपने उनको मुख्यमंत्री बना दिया, उनके साथ एमएलएज नहीं थे। बाद में किसी कारणवश आपने उन पे आरोप लगे और उस वजह से उनको हटा दिया। अब आपने उनको हटा दिया, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री से हटा के एक नॉर्मल एमएलए बना दिया, उनके दिल में ठेस रहेगी। अब राहुल गांधी और जो सोनिया गांधी हैं, जो इनके राष्ट्रीय नेता हैं, उनको चाहिए था बुला के उनसे बात करते। अब वो इंटरव्यू दे रहे हैं कि 6 महीने से हम इनसे टाइम मांग रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे। तो नेशनल लीडरशिप क्या कर रही है? अब देखिए, भाजपा ने जो किया है स्टेट में, वो रातों रात तो हुआ नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ है। और इसलिए कांग्रेस का सब कसूर है कि आपने ये चीज़ एंटिसिपेट नहीं की और एक्टिव स्टेप्स नहीं लिए। जी, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने क्या कहना है, मुझे अफसोस है, कश्यप जी जब भी बात करते हैं वो संविधान विशेषज्ञ जरूर होंगे, पर उनकी बात ऐसे लगती है जैसे कोई भाजपा का कार्यकर्ता बोल रहा हो। और यही स्थिति श्री श्याम जाजू की है, जो ये कह रहे हैं कि विधायक चले गए, इसके लिए हम कोई जिम्मेदार नहीं। अगर मेरी पत्नी थोड़ी देर के लिए नाराज़ हो जाती है श्याम जाजू जी, तो आप उसे अपने घर में अपनी धर्मपत्नी बना कर ले जाएंगे? क्या यही कानून जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया, जिन्होंने दल बदल विरोधी कानून की व्यवस्था की, क्या आपको नहीं लगता कि आप और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी उसकी धज्जियाँ उड़ाने पर लगे? क्या इसीलिए नैतिकता का जो एक
रोल अदा करने की कोशिश की थी अटल जी ने, देश में आदर्श राजनीति की बात की थी। क्या आपको नहीं लगता कि आप उसकी कब्र खोदने पे लगे जी, हैं? बहुत संक्षेप में श्याम जाजू जी आपकी टिप्पणी। भारतीय जनता पार्टी वहां विपक्ष का रोल कर रही है। अब समय का तकाजा क्या कहता है, हम राजनीति में बैठे हैं, रूलिंग पार्टी के लोग अपने पार्टी छोड़कर बाहर आ रहे हैं, सरकार माइनॉरिटी में आ गई है, तो भी संविधान अलाउड करता है कि माइनॉरिटी की सरकार चलाए। और वो हम माइनॉरिटी की सरकार चलाने देने के बाद हम लोकशाही लोकतंत्र के समर्थक हो जाएंगे। इसका क्या जवाब है? जी। भाई आपके पास अगर अल्पमत है तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि आज हमारी सरकार माइनॉरिटी में आ गई है। अगले चलिए। विषय आते कहाँ हैं? जी, आप वाइंड अप कर दोगे बिजनेस कहीं भी करके, जी। राष्ट्रगान तक नहीं लोगे, ये क्या बात है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास समय की कमी है, माफ़ी के साथ में सुभाष जी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मनीष छिब्बर साहब, हरी धीरेन्द्र प्रताप जी और श्याम जाजू जी, जो कुछ हो रहा है उत्तराखंड की राजनीति में और जो अदालती फैसले आ रहे हैं, जाहिर है निश्चित रूप से इसे लोकतंत्र के लिए एक सुखद स्थिति तो नहीं माना जा सकता। न्यायपालिका और विधायिका में टकराव की स्थिति भी बन रही है और ये भी स्पष्ट होता जा रहा है कि संविधान के समक्ष कड़ी चुनौतियां हैं और इसका निराकरण कैसे हो इसके बारे में हमारे देश के नेताओं को सोचना होगा। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।